सास का जवाब। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास का जवाब। मोहित और राधा जैसे एक बड़े 5 स्टार होटल में प्रवेश करते हैं। सामने टेबल पर बैठे हुए बुजुर्ग दंपति को देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। राधा दंदनाते हुए उनके पास गई और गला फाड़ते हुए बोलने लगे, देखा, तुम्हारे माता पिता कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं और इधर होटल में खाना खा कर पैसे उड़ाने आए हैं। वो भरी बुढ़ापे में होटल में खाने का शौक चढ़ा है। कर्जा कौन उतारेगा? तेरा बाप। टेंशन नहीं है इन लोगों को कि पैसे बचाए और कर्ज उतारे होटल में खाना खाने आए हैं। बहुत देर से बहू की बातों को सुनते हुए लक्ष्मी जी ने ऐसा कड़क जवाब दिया कि उनकी बहू राधा की बोलती बंद हो गई। दरअसल अशोक जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी एक छोटे से गांव में रहा करते थे और अशोक जी सीधे इंसान थे। अपनी खेती से मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। उनका एक बेटा और 3 बेटी थे। बचपन से ही उनका बेटा उनकी आंखों का तारा था। वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। समय के साथ साथ उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी सारी बेटियों के हाथ पीले कर दिए, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई थी और वे अपने बेटे के भविष्य पर जितना ध्यान देते थे उतना अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने तो शुरू से ही बस एक बात सोच रही थी कि बस बेटियां 18 साल की हो जाए तो उनके हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो, और इसलिए उन्होंने शुरू से ही बेटियों की पढ़ाई पर भी कोई खास गौर नहीं किया। उनकी बेटियां वही गांव में घर और खेतों का काम संभालना करती और उसके बाद समय निकालकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी। उनकी जिंदगी लगभग रुकी हुई थी। सभी बहनों में छोटी बहन फिर भी थोड़ी होशियार थी और पढ़ना भी जानती थी, पर जब उसकी बड़ी बेटी 19 वर्ष की हुई तो उनके साथ ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी रेखा की भी शादी करवा दी, जबकि वो अभी 18 की पूरी भी नहीं हुई थी। उसने तो बहुत मना किया और कहा भी कि मेरी शादी ज़बरदस्ती मत करवाओ, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, कानूनी तौर पे इतनी छोटी लड़की की शादी करवाना ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग मेरी शादी मत करवाओ। लेकिन बेटियाँ कहाँ माँ बाप के आगे जीत पाती है। जब माँ बाप ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर उसे कहा तो वो भी मान ही गई। आखिर माँ बाप की इज्जत जो रखनी थी, और बेचारी शादी के लिए उसने भी हामी भर दी। सभी बेटियों की तो शादी हो चुकी थी। अब वो लोग अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर जितना हो पाता उतना खर्च करते। यहाँ तक कि 12वीं के बाद उसे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने शहर भी भेज दिया, जबकि उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। खूब मेहनत की, दिन रात काम किया और बेटी को आशीर्वाद देकर शहर में पढ़ने के लिए आखिरकार भेज ही दिया। अब समय भला किसी के लिए कहाँ रुकता है। समय के साथ साथ छोटी बहन की जीवन में कुछ गुजरने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति इतनी अच्छी सोच वाला इंसान था। उसने अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा कि यदि तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो तो आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और इधर छोटी बहन ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। वो डेली स्कूल नहीं जा पाती, लेकिन घर में कुछ किताबें और आसपास के टीचर की मदद से पढ़ लिया करती। उसका पति उसे परीक्षा दिलाने तो लिए ही जाया करता, और इधर अशोक जी का बेटा जो कि बड़ा ही नालायक और कामचोर किस्म का था, उसे पढ़ाई लिखाई से एकदम मतलब ही नहीं था। लेकिन माँ बाप ने तो ठान लिया था कि बेटियों का तो हो गया जो होना था, बाकी उनका उद्देश्य तो अपनी बेटी को आगे पढ़ाना था। वो हमेशा ही अपनी बेटियों को अपने बेटे से कम कहते थे, और फिर उनके बेटे ने उनके साथ जो किया उसकी उम्मीद भी उन्होंने कभी नहीं की थी। इधर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए वो दुनिया भर का कर्ज लिए जा रहे थे, बस यह सोचकर कि एक दिन जब उसकी नौकरी लग जाएगी
और बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम सारे पैसे लौटा ही देंगे, इसलिए हम अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के लिए जो बन पड़े हमें वो करना चाहिए। बस यही सोच दोनों बूढ़े माँ बाप बेटे के लिए, उसके भविष्य के लिए अपने ऊपर दुनिया भर का कर्ज करते रहे। कर्ज के पैसे ज़्यादा बढ़ जाने के कारण बेचारे अशोक जी और लक्ष्मी दी दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन फिर एक दूसरे को ही समझा देते कि बेटा अपनी पढ़ाई करके नौकरी ढूंढ लेगा और फिर हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोनों अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। देखते ही देखते वो समय भी नज़दीक आ गया जब उनका बेटा अपनी ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर चुका था। उनकी बेटी रेखा भी पढ़ाई पूरी करके बहुत अच्छी नौकरी करने लगी थी। अब वो भी घर के खर्चों में हाथ बटाने लगी थी। इधर उसका भाई जो कि पढ़ाई पूरा होने के बाद भी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा था, क्योंकि उसने शुरू से ही कभी पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाया। शुरू से ही उसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ उसे मिल जाती आसानी से, जिसके कारण वो आज इतना लापरवाह हो गया था कि आज वो कुछ नहीं करना चाहता था। वो तो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होकर रह गया था, लेकिन अब जीवन भर उसके माँ बाप तो उसका खर्चा नहीं चला सकते थे ना, इसलिए उसे खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना था ना। और फिर अब वो उसकी शादी भी उम्र हो चुकी थी, तो उसके माँ बाप यही चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी कोई नौकरी ढूंढ ले जिससे कि वो कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा देंगे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कि उनका बेटा कितना नालायक निकल सकता है। कॉलेज से निकलने के बाद उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि बेटा किसी ढंग की जगह कोई नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि घर में दो पैसे आते रहेंगे और तुझे रोज़गार भी मिलेगा। और फिर हमने तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लोगों से दुनिया भर का कर्जा लिया है। अब अगर तू ऐसे हाथ पर हाथ बैठा रहेगा तो काम कैसे चलेगा। बेटा हमारे पास तेरे अलावा तो कोई धन संपत्ति नहीं है। हमने किसी और चीज़ पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ तेरे भविष्य को संवारने पर ध्यान दिया है। तेरी पढ़ाई लिखाई के आगे कभी बेटियों को भी नहीं बढ़ावा हमने। अब तो तू बस जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ ले, फिर हम भी कुछ सोचते हैं, क्योंकि कर्ज निपटाने के बाद शादी करने के बारे में भी सोचना है ना। तब वो अपने माँ बाप की हर बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाता रहा। कुछ दिनों में उसकी नौकरी भी लग गई, शहर में नौकरी करने लगा। और उसकी नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी वो कर्ज उतार दे और अपने बेटे की शादी करवाए। इधर उनके बेटे ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। उसने नौकरी करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अपने माँ बाप के लिए नहीं, उसके लिए उसके माँ बाप ने जो अब तक उसके लिए जो भी किया उसे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, और ना ही उसे अपने माँ बाप के कर्ज से कोई मतलब था। वो अपने पैर से जोड़ता रहा। माँ बाप ने भी इसलिए पैसे नहीं मांगे कि शायद वो पैसों को इकट्ठा करके रख रहा है। और उन्होंने अपने बेटे से जब बात की तो वो बोला, हाँ मम्मी पापा मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोग अपने पैसों से घर का खर्च चलाइए और मैं अपने पैसों को जोड़ कर चलता हूँ। तभी तो हम लोग कर्ज के पैसों को मेरी पढ़ाई के लिए उधार लिए थे, उन्हें दे पाऊँगा। बेटे की बात सुनकर दोनों माँ बाप की बड़े खुश हो गए। हमारा बेटा कितना समझदार है, हमारे बिना कुछ कहे वो सब कुछ समझ गया। और अब बस माँ बाप जैसे भी करके पैसे कमाते हैं और उन पैसों से अपने घर के सभी खर्च चलाते, यहाँ तक कि बेटे की बाइक पेट्रोल का खर्च भी उसके माँ बाप ही उठा रहे थे। एक दिन मोहित ऑफिस से लौटते समय एक लड़के को लेकर अपने माँ बाप के पास पहुँचा। बोला कि पिताजी मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, अभी हम दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, लेकिन बाकी की रस्मों रिवाजों के साथ बाद में शादी करके आपके आशीर्वाद से ही करूँगा, इसलिए मैं इसको यहाँ आज आपसे मिलवाने लाया हूँ। अशोक जी उस लड़की को देखकर एकदम बौखला गए और अपने बेटे से गुस्साते हुए चिल्लाते हुए बोले, मैंने तो तुझसे कुछ और ही मांगा था,
तो कुछ और ही ले आया। इसका मैं क्या करूँ? बता मुझे कि मैं क्या करूँ इसका। तुझे शादी ही करने की इतनी जल्दी थी तो कि नौकरी करने गया ही नहीं और इस लड़की को लेकर चला आया। हमने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था, आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही थी। क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था कि एक बार सारा कर्ज उतार जाए, उसके बाद हम तेरी शादी ब्याह के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे तू बूढ़ा हो गया था। शादी की तुझे इतनी जल्दी मची थी। वो सीमा अशोक जी कह रहे थे और वो इतना सब कहे जा रहे थे तो उनका बेटा बोला, बस पापा, आप मेरी होने वाली पत्नी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। गांव में रहकर आपकी सोच भी इतनी ही छोटी हो गई है। जब देखो तब पैसा पैसा करते रहती हो। अरे मैंने नौकरी अपने लिए लगाई है या आप लोगों के लिए? अगर कमा कमा कर आप लोगों को देता रहूं तो बहुत अच्छा, और अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया तो मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। सचमुच पापा दुनिया कितनी स्वार्थी है। जब माँ बाप ही अपने बच्चों के बारे में न सोचे तो किसी और से क्या ही उम्मीद करनी। इस बात को सुनकर अशोक जी को और गुस्सा आ गया और बोले, क्या कहा तूने? स्वार्थ? अब हम दोनों स्वार्थी हो गए? क्या नहीं किया हमने तेरे लिए जो हमारे बस में नहीं था? खुशियाँ भी तो हमने खरीद कर दी, चाहे कैसे भी कहीं से भी। तूने जो मांगा हमने तुझे ला कर दिया, और आज जब तू इस लायक हो गया कि खुद कमा कर अपने पैसों पर खड़ा हो गया, अब मुझे हम स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें तेरे सहारे की ज़रूरत है तब तेरे लिए हम स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी हम नहीं बल्कि तू हो गया है, जिसने नौकरी लगते ही केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जैसे अपने माँ बाप से, उसके दुख, उनकी तकलीफ़ों से कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस बात को तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे तो फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपनी मर्जी से। तुझे तो जो करना है वही करता है। लक्ष्मी जी ने अपने पति अशोक जी को समझाया और कहा कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, अब इसे बदला नहीं जा सकता। हमने शादी कर ली तो अब यह लड़की इस घर की बहू हुई। इससे पहले कि पूरे गांव में बात फैले और हमारी बदनामी हो, इससे पहले हम खुद इनके फेरे लगवा देते हैं, जिससे कम से कम गांव में बदनामी तो नहीं होगी ना। जैसे तैसे उन्होंने अशोक जी को समझाया और उन्होंने उस लड़के को घर में आने दिया। अभी तक तो अशोक जी इस बात को मानने को ही नहीं तैयार थे कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन अब जब उनकी पत्नी ने समझाया तो उन्होंने पूरे गांव वालों के सामने अपने बेटे और उस लड़के के लिए शादी करा दी और वो लड़की बहू के रूप में उनके घर आ गई। कुछ दिन तक तो दोनों ठीक रहे। फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे ने अपने पापा से कहा, पिताजी, हम दोनों शहर में ही कमरा लेकर किराए पे रह लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गांव में के माहौल और शहर के माहौल में कितना अंतर होता है। यह शुरू से ही शहर में रही है, गांव में एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसे तो मैं इसे अपने साथ लेकर शहर ही में रहने चला जाता हूँ। हर महीने यहाँ आकर आपको पैसे दे जाया करूँगा या फिर आपके खाते में पैसे डाल दिया करूँगा। अगले महीने ही मैं इकट्ठे हुए सारे पैसे लेकर यहाँ आ जाऊँगा। तब आप धीरे धीरे अपने कर्जदार का हिसाब कर देना, ठीक है? अशोक जी सब कुछ समझ ही रहे थे। ठीक है बेटा, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। अब उनकी हालत बस से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अपने बेटे के चक्कर में उन्होंने इतना कर्जा ले लिया था कि अब यदि वो इस तरीके से खेती करके पूरे जीवन भी यही, यदि कर्जदार को कर्जा दे दे तब भी वो कर्जा पूरा नहीं हो चुका पाएंगे और उन्हें अपने बेटे अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींचता हुआ नजर भी आ रहा था। तो उसके कारण वो और ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं अब क्या होगा। बेटे ने तो अब रुकने का कोई फायदा नहीं था और इसलिए उसे जाने दिया। अब बेटा और बहू दोनों ही घर से जा चुके थे। अशोक जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ घर में अकेले रह रहे थे। दोनों एक दूसरे से बातें करके ही अपना मन हल्का कर लिया करते थे। परेशानी तो उन्हें इस बात की थी कि अब आने वाले समय में स्थिति कितनी बुरी हो सकती है।
क्योंकि उनके पास एक पैसा तो नहीं था, ऊपर से कर्जा इतना था कि वो चुका भी नहीं सके और कर्जदार उन्हें आए दिन धमकियां देते कि ही रहते थे। प्रतिदिन बेचारे अशोक जी की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। वो दिन रात कर्ज की चिंता में डूबते ही रहे और इधर उनका बेटा था कि एक बार घर से निकल गया तो दोबारा अपने माँ बाप की शुद्धि लेने भी उसे ज़रूरी नहीं समझा। जब माँ बाप ने कई बार उसे फ़ोन किया तब जाकर वो एक दिन आया और अपने पिताजी के हाथ में 15,000 थमाकर बोला, पापा क्या लो पैसे और इन पैसों से अपने कर्जदार का मुंह बंद करवा देना। उन 15,000 रुपये को लेकर देकर अशोक जी का माथा ठनक गया और वो अब अपने बेटे से बोले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इन 15,000 में से किस किस का मुंह बंद करूँगा। तेरी स्कूल की पढ़ाई तक तो मैंने खुद ही पैसे जैसे तैसे बोझ ढोया कि तेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैंने हर साल 50,000 का कर्जा उठाया। तेरे हॉस्टल के खर्चे, इतनी महंगी महंगी किताबों का खर्चा, सारा पैसे मैंने दूसरों से कर्ज मांग कर तुझे दिया। यहाँ तक कि तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी तेरी बाइक भी मैंने उधारी के पैसों से ही निकालवाई। इस वक्त मुझ पर कम से कम 1,00,000-2,00,000 रुपये का कर्जा है और तू कह रहा है कि 15,000 में मैं कर्जदार का मुंह बंद कर दूँ। तुझे शर्म नाम की चीज़ है या नहीं? तूने मुझे पिछले 1 साल से यह कहकर रखा था कि पापा मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, फिर आप इकट्ठा करके सारे पैसे कर्जदार को दे देना। क्या 1 साल में तुझसे यह 15,000 ही जुड़े हैं? बता कि 1 साल तक तूने क्या किया उन पैसों का जो तेरे पास 15,000 ही बचे हैं। जब अशोक जी गुस्से में चिल्लाने लगे तो उल्टा उनका बेटा उनसे तेज आवाज में बोला, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं कुछ भी करूँ, आपको हर चीज़ से परेशानी है। जब मैंने शादी की तो आपने उससे परेशानी थी, अब जब मैं आपको कर्ज निपटाने के पैसे दे रहा हूँ तो आपको इससे भी परेशानी है। अरे अभी 15,000 दिए हैं तो धीरे धीरे करके मैं भी देता ही रहूँगा, चुका देना कर्जा, कौन सी आफत आ रही है। इस पर अशोक जी बोले, मैंने जिनसे पैसे लिए हैं ना वो मेरे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं हैं। जब तक मैंने उनसे जितना पैसा लिया था वो उन पर ब्याज लगाकर वो पैसा इतना बढ़ चुका है कि हम कम से कम उसे नहीं चुका सकते और पिछले 1 साल से और भी ज़्यादा बढ़ गया है। 1 साल से अगर तूने थोड़े थोड़े पैसे दे रहा होता तो आज ना तो वो पैसा इतना बढ़ता और ना ही मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। तू तो पढ़ा लिखा है ना, तो तू हिसाब किताब लगा कर देख ले कि अगर मैं ऐसे हिसाब से पैसे देता रहा तो क्या मैं इस जीवन में इस कर्ज को चुका पाऊँगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतनी ही तो हर साल मेरे पर ब्याज बढ़ जाया करेगी। अब उन दोनों में जरा सी बहस हुई। बेटा गुस्से में उन 15,000 रुपये को भी उठाकर चला गया और बेचारे अशोक जी वहीं खड़े खड़े देखते रह गए। लक्ष्मी जी ने भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की पर वो गुस्से में तमतमाता हुआ निकल गया और मुड़कर नहीं देखा और अब तो उनके अपने माँ बाप को फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। वो दोनों बेचारे उन्हें फ़ोन करके करते रहते, लेकिन वो था कि फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं लेता। अब तो बेचारे अशोक जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की ज़िंदगी नर्क समान हो चुकी थी। इधर कर्जदार ने उनका जीना हराम कर रखा था, उधर उनके बेटे ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। उनके पास ज़मीन जायदाद के नाम भी थोड़ी सी खेती थी। अब जब अधिक समय न आया तो उन्होंने अपने उस खेत को बेचने के बारे में सोचा जिससे वो थोड़ा बहुत कर्जा चुका सके। एक दिन अचानक उनकी छोटी बेटी रेखा और दामाद उनके घर आए। अब तक उनकी छोटी बेटी पढ़ाई लिखाई करके एक कॉलेज में पढ़ाने जाने लगी थी। अब वो खुद भी पढ़ी लिखी थी और आधुनिक दुनिया का सारा ज्ञान भी था। अचानक आई तो उसने अपने माँ बाप की बातों को सुन लिया, लेकिन अशोक जी और लक्ष्मी जी ने जैसे ही उसे देखा तो वो दोनों चुप हो गए और अपनी परेशानी को भुलाकर अपने बेटी दामाद का स्वागत किया। दोनों को अंदर बुलाया, बैठाकर चाय नाश्ता करवाया। अब जब वो दोपहर के समय बैठे थे तो छोटी बेटी ने पूछा, पापा अभी आप क्या बात कर रहे थे? कर्ज के बारे में और ज़मीन को बेचने के बारे में। क्या सचमुच आप ज़मीन बेचना चाहते हैं? अशोक जी ऐसा दिखावा करने लगे जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है।
रेखा भी कहाँ हार मानने वाली थी। जब अशोक जी बाहर काम से गए तो लक्ष्मी जी की बेटी अम्मा से पूछने लगी। तब उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। यह सब सुनकर उनकी बेटी बोली, माँ आपने हर चीज़ समय से पहले भाई को दी, इस वजह से आज भी उसकी नज़रों में आपकी कोई कदर नहीं है। ऐसा नालायक बदतमीज़ बेटा है आपका, जिसके पीछे आपने इतना सब किया। वो आपको यहाँ अकेले छोड़कर अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा है। हमें कुछ तो करना होगा, वरना पापा तो इस टेंशन में घुट घुट कर बीमार पड़ जाएंगे। अब उन्होंने अपनी बेटी से बात की और ज़मीन का, जिसे वो पूरा बेचने का सोच रहे थे, उनकी छोटी बेटी ने उन्हें समझाया कि ज़मीन को कैसे बेचना सही होगा। बेटी और दामाद ने साथ दिया और उन्होंने अपनी उस ज़मीन में एक प्लाट बेच दिया। उसमें से उन्होंने थोड़ा पैसा कर्जदार को दिया और बाकी का पैसा उन्होंने अपनी इनकम में को डबल बनाने में लगा दिया। उनकी बेटी और दामाद ने अपने ससुर के लिए शहर में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर खुलवा दी और उस दुकान में थोड़े पैसे लगवा दिए। और दुकान अच्छे से तैयार होने के बाद अब वो दोनों उस दुकान से ही कमाने लगे थे। अब दोनों बुजुर्ग अपने बेटे पर किसी भी तरह से आश्रित नहीं रह गए थे। इधर उन्होंने बाकी के बचे हुए खेत पर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, जिससे सालाना कुछ रुपए की मदद हो जाती और दो जन को खाने में गिल्ला कितना ही चाहिए। दोनों का खर्चा आसानी से चलता रहता। कुछ समय तक तो उनकी दुकान शहर में बहुत ही सामान्य से चली और कुछ दिनों तक तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दुकान में पैसे लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके सारे पैसे लगभग डूब भी गए, लेकिन वक्त के साथ ईश्वर की कृपा दृष्टि से उनकी दुकान चल पड़ी और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब अशोक जी ने अगले 2-4 से महीने में ही एक और नई दुकान भी तैयार करवा ली। अपना घर बेच उन्होंने नई दुकान खोली और उस दुकान में उन्होंने किराए का सामान भर लिया। ये दुकान पिछली दुकान से भी 2 गुनी बड़ी थी और मार्केट के बीचों बीच थी, इसलिए वो दुकान जोरों में चल पड़ी। अब तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रहे थे। वे लोग दुकान से उनके घर के सारे खर्चे भी चल रहे थे और बाकी के सभी काम में दुकान से ही हो जाया करती थी। इधर बेटा और बहू दोनों शहर में ही रह रहे थे। अब दोनों माँ बाप अपने अपने काम में लगे रहते। लक्ष्मी जी ने एक दुकान को संभाला और अशोक जी दूसरी दुकान पर काम संभालते। साथ में मदद करने के लिए उन्होंने 2-3 लड़कों को अपनी दुकान पर रख लिया। खुद आराम से बैठकर दुकान के हिसाब किताब देखते रहते। अब तो कुछ महीनों में ही उन्होंने अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिया और अपने कर्जदार का एक एक करके कर्जा चुकाना शुरू कर दिया। लगभग 2 से 3 साल के भीतर उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया और बस अब अपनी बेटियों को का लेन देन किया करते। समय के साथ साथ आमदनी बढ़ा और उन्होंने शहर में ही अपना घर भी बना लिया। 4 मंजिला घर में 1 फ्लोर पर खुद रहते, बाकी 2 फ्लोर किराए पे लगा दिए। समय के साथ उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा। एक दिन दोनों बुजुर्ग दंपति अपने जीवन में सभी दुखों, समस्याओं को, कष्टों को दूर हो जाने पर पूजा कराने मंदिर गए। वापस लौटते समय अशोक जी को बड़ी भूख लगी थी। अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से कहा, चलो आज हम बड़े 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। अब तो जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मी जी भी हामी भर देती है और दोनों होटल में पहुंचते हैं और खाना ऑर्डर कर देते हैं। तभी अचानक से उनकी बहू उनके सामने आती है और बिना कुछ पूछे और बिना अपना कोई कर्तव्य निभाए चिल्लाते हुए कहती है, यह देखो तुम्हारे माता पिता इतने बड़े होटल में बैठकर खा रहे हैं। देखो बुढ़ापे में इन्हें 5 स्टार होटल में खाने का शौक चढ़ा है। एक तरफ तो बोलते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, कर्जा चुकाना है, और दूसरी तरफ इतने बड़े होटल में महंगे महंगे डिश मंगवा कर ऐश करते हैं। अभी कर्ज चुकाने का टेंशन नहीं है इनको, जो इतना फालतू खर्च अपने ऊपर कर रहे हैं। बहुत देर से लक्ष्मी जी अपनी बहू की बात सुन रही थी, फिर खड़ी होकर कहा, तुम कौन होती हो हमसे इस बात का हिसाब लेने वाले कि हम इतना खर्च क्यों कर रहे हैं और
हमें कर्ज चुकाने की टेंशन है या नहीं? यह कर्ज हमने अपने लिए नहीं लिया था। तुम जिस पति के पैसों पे ऐश कर रही हो ना, उस पति को पैसे कमाने के लायक बनाने के लिए हमने कर्ज लिए थे। अरे हमें क्या पड़ी है कर्ज उतारने की? आखिरकार कर्ज तो तुम्हारे स्वार्थी पति के लिए लिया था। कर्ज तो इसे चुकाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमसे शादी करते बस शहर जाकर बच गया। अपने माता पिता को अकेले छोड़ दिया उन कर्जदार के बीच कर्ज चुकाने के लिए। इसे तो अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। और बात रही इस होटल में खाना खाने की, तो ये होटल तेरे बाप का नहीं है जो हम यहाँ नहीं आ सकते और नहीं खा सकते। हटो हमारे रास्ते से। खाना आया है पूरी भरी हुई होटल में सबके सामने। लक्ष्मी जी के मुंह से इतनी कड़वी जवाब सुनकर मोहित और राधा का मुंह धरा का धरा रह गया और वो चुपचाप होटल से निकल गए। दोस्तों, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, उनसे मदद मांगने की ज़रूरत नहीं होती, वे आकर मदद करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।